एक पैसा किसी ने नहीं दिया है। सारा कुछ जो भी हो रहा है गांव के लोग, जैसे सरायकेला में एक एक परिवार से 300-300 रुपये लोग चंदा किया। आप कह रहे हैं कि एक पैसा किसी ने नहीं दिया, आप पे आरोप लग रहा है कि सत्ता प्रायोजित आंदोलन है। क्योंकि हेमंत सोरेन कटघरे में थे, इसलिए बचाव के लिए अजय तिर्की और ग्लेडसन डुंगडुंग निकल चुके। देखिए सिरमटोली का मामला तो उठाते हैं कि सिरमटोली के समय अजय तिर्की कहाँ थे, दूसरे आदिवासी मुद्दे पर कहाँ थे, और उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए आपकी टीम को 17 तारीख को जो आक्रोश रैली है, जनाक्रोश रैली है, उसको हुंकार रैली, उसको समर्थन देने की बात की। तो उनको ये भी सवाल आप पूछ लेते कि आप लोग का दावा है कि कुर्मी जाति जो है कुनमी जाति का हिस्सा है ना, कुनमी जाति गोवा में एसटी दर्जे में दर्ज है। तो इस हालत में जो उसी को आधार बनाते दे देती है, तब तो फिर आप लोग फिर सड़क पर उतरिएगा। सड़क पर तो उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। इसलिए बिल्कुल उतरेंगे कि जब रघुवर दास की सरकार ने लैंड बैंक बनाकर खूंटी, एक जिला का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 541 सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाल दिया पूंजीपतियों के लिए, तब फूलचंद तिर्की कहाँ थे? जो कि ये तो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष है। अब सरना स्थल को डाल दिया तो उनकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? एक केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष की प्रायोरिटी तो होना चाहिए सरना स्थल को बचाना। उन्होंने कहीं कोई सवाल उठाया? तो आदिवासी कुर्मी संग्राम के बीच कल झारखंड में करीबन 2 लाख आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है, और इसके साथ ही शहर में भीड़ नियंत्रण को लेकर एक समस्या तो खड़ी होगी ही, और इसके साथ ही दूसरे कई सवालात भी सामने आ रहे हैं। दरअसल यदि राजधानी रांची की बात करें तो आदिवासी समुदाय 3 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ ग्लेडसन डुंगडुंग, अजय तिर्की की टीम 12 तारीख को महाजुटान की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 17 तारीख को देव कुमार धान, गीता श्री उरांव और दूसरे चेहरों की ओर से रैली की बात कही गई है। एक तीसरा खेमा भी है, निशा भगत है, फूलचंद तिर्की हैं, उनकी ओर से कल 17 तारीख की रैली को समर्थन देने की बात कही गई, और इसके साथ ही अजय तिर्की को लेकर कई सवालात खड़े किए गए। और इन सारे सवालातों के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं ग्लेडसन डुंगडुंग जी। बहुत बहुत जोहार। पहला सवाल तो यही रहेगा कि आप लोग ने दावा किया था 2 लाख, 1 लाख, अजय तिर्की ने कहा लाख, आपने कहा 2 लाख, वीडियो क्लिप उपलब्ध है। कल कितनी बड़ी रैली होने जा रही है? देखिए, रैली तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी रैली होने वाली है, क्योंकि अभी भी आपके सामने फोन आया था चतरा से। आप कल्पना कीजिए, चतरा से 2 बस से लोग आ रहे हैं, इधर जब कुचाई से 45 बस आ रहा है, कुचाई से और 100 मतलब छोटी गाड़ियां जो सवारी उधर की होती है ना, जिसको फोर्स, उसका नाम ही है उस गाड़ी का, फोर्स जो है कमांडर जीप, वो आ रही है। खूंटी से भी लगभग 100 गाड़ियां आने वाली है। उसके बाद शहर के लोग निकलेंगे, लातेहार से जो है कि पूरे 10 ब्लॉक से लगभग 1000 आदमी वहां से आ रहे हैं, और हर जगह सभी जिला का मैं नहीं गिनवा रहा, मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए, और सिल्ली से रामगढ़ की टीम कल ही हमारे पास आई थी, रामगढ़ से भी अभी शाम तक उसका भी नंबर मिल जाएगा। तो मोटा मोटी शाम तक जो है कि काफी नंबर मिल जाएगा जो रांची से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है कि मूल भीड़ जो निकलेगी वो रांची की निकलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा रामगढ़ में भीड़ जुटी, उधर जो है कि ये जमशेदपुर में भीड़ जुटी, चांडिल में भीड़ जुटी, बोकारो में भी आपको दिखाई पड़ गया, इधर जो है कि सरायकेला में दिखा बहुत जमघट। उसके बाद आगे भी होना है, खूंटी में होना है, उधर आपका पलामू में भी, पलामू किला में होना है। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने पहले आप लोग 4 तारीख को या 5 तारीख को घोषणा किए थे, उसके बाद 12 तारीख किए, उसके बाद स्थान चेंज किए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदिवासी समुदाय में 20 तारीख के बाद जो गुस्सा था वह थोड़ा शांत होता जा रहा है। वह जो गुब्बारा था, देखिए, नहीं कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हालत में 12 तारीख को लेकर एक समस्या उत्पन्न नहीं होगी? 5 को तो ज्यादा सफल, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि 5 अब देखिए, वो उधर जो पूजा वगैरह था बहुत जल्दी भी हो जाता, तैयारी के लिए लोगों को समय नहीं मिल पाता, और उसके साथ साथ जो है बारिश का समय भी था, लगातार बारिश हो रही थी, तैयारी हम लोग नहीं कर पाते। अभी जैसे मैंने आपको कहा 150 गाड़ियां जो सरायकेला से आ रही हैं वो शायद नहीं आ पाती है ना, हो सकता है कि
अंडर 50 ऐसा कुछ फिगर होता। हाँ, तो अभी जो है कि तैयारी बहुत जबरदस्त हुई और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने गांव गांव से चंदा करें। कल जो कि अमूमन बिफे के दिन में पूरे खूंटी इलाका में ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा से लोग फोन कर रहे थे कि हमारे ग्राम सभा से ये निर्णय लिया गया, यहाँ से गाड़ी आएगी, वहां से गाड़ी, वहां से गाड़ी। और कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन था क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां गाड़ियां भेजती हैं, तो ये भी लोग पूछ रहे थे आप लोग गाड़ियां भेज रहे हैं कि हम लोग को करना है। हमने कहा ये आम जनता का कार्यक्रम है, आदिवासियों का कार्यक्रम है, तो आपको ही करना पड़ेगा। मैंने सबका स्फूर्त आंदोलन हो रहा है टोटल, इसमें एक पैसा किसी ने नहीं दिया है, सारा कुछ जो भी हो रहा है गांव के लोग, जैसे सरायकेला में एक एक परिवार से 300-300 रुपये लोग चंदा किया। आप कह रहे हैं कि एक पैसा किसी ने नहीं दिया, आप पे आरोप लग रहा है कि सत्ता प्रायोजित आंदोलन है, क्योंकि हेमंत सोरेन कटघरे में थे, इसलिए बचाव के लिए अजय तिर्की और ग्लेडसन डुंगडुंग निकल चुके। देखिए, पैसा आंदोलन में जितना मैंने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया बौद्धिक स्तर पर और बाकी तरीके से, जो लोग आरोप लगा रहे हैं किसी ने मुंह खोला है कि पैसा आंदोलन में नहीं खोला ना, तो ये सब बेतुकी बातें वो लोग ऐसे कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जो लोग मतलब उनका ना बौद्धिक क्षमता उस तरह का है, ना कोई रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, ना तथ्य है, तर्क है, बस हवा में कुछ भी बोलते जाना, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। उनको फूलचंद, मैं शुरू में ही 3 धड़े की बात किया था, है ना, और कल फूलचंद तिर्की सामने आते हैं, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, वे कहते हैं कि निशा भगत साथ में होती हैं, वे कहते हैं, वो सिरमटोली का मामला को उठाते हैं कि सिरमटोली के समय अजय तिर्की कहाँ थे, दूसरे आदिवासी मुद्दे पर कहाँ थे, और उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए आपकी टीम को 17 तारीख को जो आक्रोश रैली है, जनाक्रोश रैली है, उसको हुंकार रैली, उसको समर्थन देने की बात की। तो उनको ये भी सवाल आप पूछ लेते कि जब रघुवर दास की सरकार ने लैंड बैंक बनाकर खूंटी, एक जिला का मैं उदाहरण दे रहा हूं, 541 सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाल दिया पूंजीपतियों के लिए, तब फूलचंद तिर्की कहाँ थे? जो कि ये तो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष है। अब सरना स्थल को डाल दिया तो उनकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? एक केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष की प्रायोरिटी तो होना चाहिए सरना स्थल को बचाना। उन्होंने कहीं कोई सवाल उठाया? मैं ही हूं जिसने लैंड बैंक से निकाला और बताया लोगों को, देखो आपका हितैषी बनते हैं ये लोग, इन लोगों ने सरना स्थलों को पूंजीपतियों के लिए डाला है। उसके बाद मैंने महामहिम गवर्नर को पत्र लिखा है, आज भी है वो पत्र, मैंने चिट्ठी लिखा कि लैंड बैंक खारिज कीजिए, इसमें सरना स्थल को डाला गया है, वो सारा काम मैं करता हूं। और ये लोग सिर्फ बकवास करते हैं। CNT-SPT को जो संशोधन किया 3 मिनट में रघुवर दास सरकार ने, बिना बहस कराए, CNT-SPT कानून हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं ये दोनों, उसके लिए हजारों लोग जो है कि कुर्बानियां दी हैं। इसमें वो महाशय कहाँ थे? आप बता दीजिए। भगत के आरोप पर क्या बोले? वे तो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं? अजय तिर्की कहाँ थे सिरमटोली मामले में? वो तो आदिवासी समाज का विरोध कर रहे हैं। तो अजय तिर्की को पूछे ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो सिरमटोली में खड़ा था, मैं खड़ा था तो मुझे क्या कहा गया? कहा गया ये चेहरा चमकाने आ रहा है, तो मैं गया नहीं। उसके बाद मुझ पर जो सवाल करेगा, लोग कहते हैं और आपको ग्लेडसन डुंगडुंग प्ले कार्ड लेके खड़ा थे अजय तिर्की आप ये आपसे ये बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, ये लोग इतना क्रांति किए हैं, तो ये बता देना कि एक दिन हुड़दंग किया नगरी में, उसके बाद क्या किया? नगरी आंदोलन उसको नहीं कहते, आंदोलन हम लोग किए नगरी में 2012, फिल्म भी बनी हुई है। देखिए कैसे हम लोगों ने सरकार को बैकफुट में डाला, रोपा, धान काटा, सब कुछ करके गांव वालों को धान भी काट के उनके घरों में घुसा दिया। ये लोग हुड़दंग किए, ना रोपे ना कुछ किया, और इसमें तो आरोप लगा। आप देखिए ये पब्लिक में आ गया, 25 लाख रुपया कौन लिया भाई? ये सब चीज पर मैं बात करना नहीं चाहता। नहीं, उस पर आऊंगा, पर जो तटस्थ लोग हैं उनका आकलन में बताता हूँ कि 3 धड़े हैं, क्योंकि एक धड़ा जो निशा भगत और फूलचंद तिर्की का था, 2 धड़ों के द्वारा पहले से घोषणा कर दी गई, भीड़ जुटाने की कुवत शायद नहीं रही, तो उन्होंने तीसरे को समर्थन करने की घोषणा कर दी। लेकिन जो 3 धड़े हैं, कल परसों 17 तारीख के रैली में क्या होगा वो देखने। एक मिनट, पहला धड़ा जो है हेमंत सोरेन के समर्थकों का है, जो अजय तिर्की और ग्लेडसन, एलिगेशन है, ठीक है। दूसरा धड़ा में वे चेहरे हैं जो उनकी नजदीकी कहीं न कहीं भाजपा से रही है। देव कुमार धान पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा के टिकट पर सफलता नहीं मिली। बाप पार्टी
ने लगातार, और उस परिवेश में जबकि सीएम हेमंत की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश था, और आक्रोश इस कदर था कि जो यहाँ का सामान मतदाता ओबीसी है, दलित है, वह भी एकजुट हो गया था जेएमएम की और या इंडिया गठबंधन की ओर। उस हालत में इन लोगों ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। किसी को 1000 वोट आए, किसी को 500 वोट आए, किसी को 400 वोट आए, हालांकि सफलता नहीं मिली। लेकिन यदि उनके द्वारा 10,000, 20,000, 25,000 वोट काट लिए गए होते, जो रणनीति थी, तब तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं होती। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो आपने 2 धड़ा, 3 धड़ा, 4 धड़ा का, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि यह नैरेटिव ही गलत है, क्योंकि आदिवासी ना कटा था, छटा था, बटा था। आदिवासी अपने मुद्दों को लेकर अपने अस्तित्व की लड़ाई में एकजुट है। अब जहां तक लीडरशिप का सवाल है, ये दोनों लीडरशिप में अंतर आपको ये दिखाई देगा। ये जो 12 तारीख का जो आदिवासी आक्रोश महारैली है, जो मोराबादी मैदान से निकलकर डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में बहुत बड़ी सभा में तब्दील होगी, इसका लीडरशिप मूल रूप से आदिवासी एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवियों के हाथ में है। और 17 तारीख का जो लीडरशिप है, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनके हाथ में, यही बात कर वो तो सबसे मतलब सब लोग, छुपा हुआ तो नहीं है। नहीं, मनसा ही थी हेमंत सरकार के सत्ता को नहीं, आपको बताया, गीता श्री मैडम कांग्रेस की रही हैं, मंत्री रही हैं, ये जो भाई साहब वो भी मंत्री ही रहे हैं, देव कुमार धान, फिर बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद तो रिजाइन तो नहीं मारा है। प्रेम साई मुंडा भारत आदिवासी पार्टी के जो है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा आप पार्टी ज्वाइन किए थे, महासचिव वगैरह कुछ थे राज्य में, उसके बाद रिजाइन किया, रिजाइन करके सर निकले। तो वहां का पूरा लीडरशिप जो है ना, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में है। पॉलिटिकल लीडरशिप है या एंटी हेमंत लीडरशिप? हाँ, एंटी हेमंत भी है, और इसीलिए मतलब, और ये भी देखना चाहिए, ये अभी उस सब एनालिसिस करने का समय नहीं है। फिर भी हमने देखा है कि जहां भी देखिए, चाहे सबसे पहले ये जो जमात जिसकी बात आप कह रहे हैं, उन्होंने सबसे पहला आंदोलन जो अपने हाथ में लिया था वो मुरार पहाड़, 2-4 दिन हो हल्ला हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद आइए दिवड़ी मंदिर, वहां भी चुनाव से पहले खूब लोग उछल कूद हुआ, बड़ी बड़ी सभाएं हुई। उसके बाद में 2-4 लोकल लोग जेल भी गए, उसके बाद वो भी खत्म हो गया। आइए ये सिरमटोली का बात, सिरमटोली में भी पहला क्या था, वहां पे 10 फीट जमीन बचाने की बात थी। जब 10 फीट जमीन बचाने पर सरकार से एग्रीमेंट हो गया कि सरकार ने कहा ठीक है 10 फीट हम छोड़ देंगे, उसके बाद उन्होंने रैम को इशू बनाया। तो रैम को इशू बनाया तो उसको अंजाम तक ले जाना चाहिए था, उसको भी नहीं। नगरी में कूदे, वहां जो रास्ता हमने बताया उस रास्ता को खत्म करके सौदेबाजी करके बीजेपी के साथ, फिर वो लोग एक दिन उछल कूद किया, उसको भी खत्म। मतलब वो लोग जहां जहां जा रहे हैं वहां खत्म। तो ये इस लड़ाई में भी एक हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया, क्या हम लोग को ये पॉलिटिकल लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहिए, या हमें जो है कि सोशल लीडरशिप के साथ आगे मैं बता रहा हूँ आगे होना चाहिए। तब इसमें ये हुआ कि झारखंड का इतिहास ये बताता है, जहां भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने आंदोलन का अपने हाथ में लिया, वहां पे आंदोलन हम लोग हार गए हैं। तब निर्णय हुआ कि नहीं, हम लोग को सोशल, बुद्धिजीवी और आंदोलनकारी ही लीडरशिप लेते हैं तो आंदोलन जो है कि चरम तक पहुंचता है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया। बहुत अच्छी बात है। अमित महतो को जानते होंगे, गाली देने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। निशा भगत भी इसी तरह का आरोप कुर्मियों पर लगा चुकी है। और मजेदार बात है, सीएम हेमंत के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की है, शायद मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता। बिल्कुल। इस पर क्या निशा भगत जिस देखिए, मैं आपको कुर्मियों पर तो गाली गलौज कर रही है, जायज है क्या? नहीं, बिल्कुल कोई भी गाली गलौज जायज नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति करे। मैं आपको बोलता हूं, लेकिन अगर ये सारे जो गालीबाज लोग हैं, इनको एक जगह कलेक्शन कीजिए और इनका रूट खोजिए, तो आपको मिलेगा ये सारे लोग एक ही स्कूल से आते हैं, और वो है आरएसएस स्कूल। और ये लोग जो है, कोई एबीवीपी का मेंबर रहे, कोई कुछ का मेंबर रहे, वहीं से गाली गलौज करके। आरोप और लगता है, आरोप यह है, विश्लेषण यह है कि जो पूरा कुर्मी विवाद को लेकर विमर्श खड़ा किया जा रहा है, आदिवासी आक्रोश की बात की जा रही है, इसमें कुर्मी समुदाय का भी पावर हाउस वही आदमी है, और आदिवासी समुदाय की ओर से जो कुर्मियों का प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसका भी पावर हाउस वही आदमी है। और ये आदमी जो है भाजपा का एक
मजबूत चेहरा है। ये हो सकता है, नो डाउट। और मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम लोग उस पावर हाउस का नहीं, हिस्सा आपका एक्सेप्ट हाँ। किया जा रहा है उससे। नहीं, मैं उस हाउस का, वो उस पावर हाउस का से मेरा कुछ लेना देना है। मैं आपको बताता हूँ, ये निश्चित तौर पर जिस तरह से 2024 में इन लोगों को सत्ता नहीं मिली झारखंड में, तो ये अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मणिपुर में जो कुकी और महती को जो लड़ाया, उसके पीछे कौन सा पावर हाउस था? वही पावर हाउस था। और वही पावर हाउस चुनाव के समय में यहाँ नैरेटिव बना रहा था कि ये जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर आए हैं। ये जेएमएम का जो कोर वोटर है संथाल परगना का, मुसलमान वर्सेस संथाल, उसको बांटने के लिए तो उन्होंने नैरेटिव बनाया। आप देखिए, यही पावर हाउस जो है बंगाल में घुसपैठियों को लाया बंगाल चुनाव में, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ झारखंड में लेके आया, झारखंड में चुनाव खत्म हुआ अभी बिहार लेके चले गए घुसपैठियों को। तो ये इनका जो पूरा पावर, एक घुसपैठिया और है, मैं याद दिलाता हूँ गोडा सांसद निशिकांत दुबे की। संसद में वो बयान देते हैं कि जो संथाल लोग हैं, ये लोग यहाँ से बहुत बाद में बसे हैं, और ये लोग पहाड़िया या आदिम पहाड़िया कहे उसको ये लोग खदेड़ करके पहाड़ पर चढ़ा दिए। तो भाई संथाल तो बाहरी हो गया, उरांव बाहरी है। देखिए, उनको खुद पता ही नहीं है पहाड़िया नाम क्यों पड़ा है। खदेड़ कर पहाड़ में नहीं चढ़ाया, नहीं। पहाड़िया का मतलब ही है उनका रहना बसना ही पहाड़ पर ही होता है, वो एक जीवन का हिस्सा है ना। उनको आप देखिएगा, सरकार समतल जगह पे बनाती है तो ऊपर में वो लोग रहते हैं। और निश्चित रूप से इसको मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि वहाँ संथाल और पहाड़िया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुई है, और कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है। कॉन्फ्लिक्ट किसको लेके अभी भी देखिए, जैसे संथाल लोग बोलता है बाबा तिलका मांझी हमारा था, वो कहते हैं बाबा तिलका मांझी तो जबरा पहाड़िया है ना। तो इसको भी लेके कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर आदिवासियों के बीच अगर कोई ग्रुप आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो झारखंड में आपको यही दो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। एक सवाल और भी खड़ा किया जा रहा है, चूंकि आप चीजों को बेहतर और निष्पक्ष होने की कोशिश करते हैं, कम से कम आदिवासी समुदाय के अंदर। आदिवासी समुदाय के बाहर होता है तो आपकी निष्पक्षता पर भी सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा ही निष्पक्ष हूँ। तो ये जो है झारखंड में असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति, दूसरी और भी 7-8 जो आदिम जनजातियां हैं, दावा किया जाता है कि ये झारखंड का स्वदेशी आदिवासी है, माने देसी आदिवासी है। ये आज किस हालत में है ये तो सब विदित है। दूसरी बात, जो कुर्मी जाति का विरोध हो रहा है वो मूल रूप से धर्मांतरित आदिवासी ईसाई कम्युनिटी की ओर से हो रहा है। ईसाई समुदाय को लगता है कि भाई कुर्मी आ जाएगा तो मेरा हिस्सा खा जाएगा, जो मिलाई वो खा रहे हैं। और संथाल, मुंडा, उरांव, जो 3 शक्ति संपन्न जातियां हैं, उनकी ओर से हो रही। देखिए, पहली बात तुम आपने कहा छोटे छोटे ग्रुप, निश्चित तौर पर छोटा नागपुर में इस क्षेत्र में जो सबसे प्रथम निवासी के रूप में माना जाता है वो तो मुंडा भाषा समूह के लोग हैं, स्टोस्टैटिक ही है, और उसमें भी असुर लोगों को सबसे पुराना माना जाता है, हम लोग भी मानते हैं। हाँ, आपने कहा जो स्थिति है, हो सकता है इसका कारण ये भी हो कि वो शायद ज्यादा किनारे हैं, उन पर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। लेकिन ये जो सरकार है, अबुआ सरकार है, मैं भी कहना चाहूंगा, ये सुनते भी होंगे तो, कि उनको जो है कि फोकस करना चाहिए। जितने भी जिसको प्रिमिटिव ग्रुप में डाला गया है उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हुए उनका अपलिफ्टमेंट जितना ज्यादा होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, आपने जो कहा ये जो ईसाई अभी मैं आपको बोलता हूँ, अभी तक ईसाई नहीं चल रहा था। कब से चल रहा है? आप जब से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और सारे दस्तावेज ला के कुर्मी महतो के बुद्धिजीवी और उनके जो भी प्रवक्ता वक्ता को जो पटक दिया है, उसके बाद इसे नैरेटिव हो रहा है। इससे पहले नहीं हो रहा था। इससे पहले क्या हो रहा था? गिलेडसन नुनू कागज नहीं दिखाता है, गिलेडसन नुनू सिर्फ बात करता है, वगैरह वगैरह। तो अभी जब बौद्धिक स्तर पर इन्होंने सरेंडर कर दिया, इनके पास और कुछ तो है नहीं, इसलिए इसे अब इसी में देखिए ना, जैसे आपने कहा 2 ग्रुप 3 ग्रुप, उसको अगर 3 ग्रुप में बांटे तो 2 ग्रुप में तो कोई ईसाई दिख रहा है कि ईसाई आदिवासी, और इस ग्रुप में भी टिमटिमाता हुआ मैं एक दिख रहा हूं और कोई तो है नहीं। इसका मतलब है कि एक आदमी जो है वो सारे कुर्मियों पर जो है कि भारी पड़ गया है। और दूसरी बात, पेशा आंदोलन को भी कहा गया है, पेशा आंदोलन को भी रघुवर दास जी और बाकी लोग बार बार क्या बोल रहे थे, ये बड़ी शक्ति पेशा कानून लागू करने नहीं दे रही, यही जो है कि विदेशी धर्म वाले लोग ये बोल रहे थे। और कायदे से जानिएगा तो पेशा मूवमेंट को मिशनरियों ने समर्थन ही नहीं किया, उन्होंने भारी ये कहा, बोले कि ये तो सरकार के खिलाफ है, हम तो अपने बलबूते पर आंदोलन खड़ा कर दिया था। नहीं, एक सवाल यह होगा कि
मैंने क्या आदि जो यहाँ का जो आदिम जनजातियां हैं, मौजूदा जो 28 सीटें हैं उसमें से 8 सीटें उनके लिए आरक्षित करने की प्रस्ताव झारखंड सरकार की ओर से आती है, तो क्या यहाँ मुंडा, संथाल, उरांव जो दमंग चेहरे हैं, दमंग जनजातियां हैं, इसका समर्थन करेगी कि फिर नहीं, बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि जो छोटी ग्रुप हैं जो अपने बलबूते नहीं चुनाव जीत सकते हैं, ऐसे ग्रुप को जिस तरह से एंग्लो इंडियन के लिए सीट रखा गया है, इनके लिए स्पेशल सीट रखा जाना चाहिए विधानसभा में, और टीआरआई में भी रखा जाना चाहिए। इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। अगर कोई विरोध करे तो मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। मेरा मानना है जितने भी 32 जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं, उन लोगों को प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। विधानसभा में रैली होने वाली है, कल जो आपकी रैली होने वाली, इसमें इस छोटी छोटी जो जनजातियां हैं, आदिम जनजातियां, इसके चेहरे भी होंगे। हाँ बिल्कुल, आपका चेहरों से आ रहे हैं। हम लोगों ने खिड़वा लोगों को भी बुला के रखा हुआ है। इधर भूमि तो आप बड़े ग्रुप बोलेंगे, भूमि से भी आएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी ग्रुप से आके जो है कि प्रतिनिधित्व दे, अपनी बातें रखे। इवन हम लोग विरोध से कोशिश कर रहे हैं। कितना सफलता कल मिलेगी वो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश है। लेकिन आपको दिखाई देगा कई जो है कि छोटे ग्रुप के लोग आएंगे और अपनी बातें रखेंगे मंच से। कल की जो रैली होगी, इसका मेन उद्देश्य क्या? आपको कुर्मियों का विरोध करना है या आदिवासी समाज के हितों का संरक्षण करना है? कई लोग कहते हैं कुर्मी विरोध रैली, कुर्मियों के विरोध है या आदिवासी समाज के हितों का संरक्षण है? हम लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, कुर्मियों का विरोध नहीं है। जो हमारा अस्तित्व पर वार करेगा तो विरोध तो होगा ही ना। अगर मान लीजिए आप हमसे लड़ाई कर रहे हैं, हम बोलेंगे मैं खुद को संरक्षण कर रहा हूं, तो किससे संरक्षण कर रहा हूं? आप ही से कर रहा हूं ना। तो संघर्ष तो आपके साथ है, तो स्वाभाविक सी बात है। कल के डेट में यदि केंद्र सरकार कुर्मियों को एसटी स्टेटस दे देती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही अनुशंसा कर चुकी है, 2000 में झारखंड सरकार ने भी अनुशंसा कर दी है। उसी अनुशंसा को आधार बनाते हुए यदि केंद्र सरकार कुर्मी जाति को एसटी स्टेटस का दर्जा दे देती है, और दे इसलिए भी देती है कि आप लोग का दावा है कि कुर्मी जाति जो है कुर्मी जाति का हिस्सा है ना, कुर्मी जाति गोवा में एसटी दर्जे में दर्ज है। तो इस हालत में जो उसी को आधार बनाते दे देती है, तब तो फिर आप लोग फिर सड़क पर उतरिएगा। सड़क पर तो उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। इसलिए बिल्कुल उतरेंगे कि हमारे पास जितना आधार है उसके आधार पर हम लोग जाएंगे ना। क्योंकि आपका जो सबसे बड़ी बात है, लोकुर कमेटी के 5 क्राइटेरिया, लोकुर कमेटी के 5 क्राइटेरिया में ये खरे उतरते ही नहीं, कैसे दे देंगे? ये बोल के तो नहीं दे सकते। अगर वैसे बोलेंगे तब तो फिर असम में 150 वर्षों से रह रहे हैं आदिवासी लोग, उनको अब तक क्यों नहीं मिला? वो तो असल में है, इसी एकरूपता की तो लड़ाई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सीता सोरेन उड़ीसा में रहती हैं तो आदिवासी हैं, और झारखंड में आती हैं तो गैर आदिवासी हो जाती हैं। कल्पना सोरेन उड़ीसा में रहती हैं, आदिवासी हैं, झारखंड में रहती हैं, गैर आदिवासी हो जाती हैं। यहाँ का मुंडा उरांव झारखंड में रहता है तो आदिवासी है, और आसाम जाता है तो गैर आदिवासी हो जाता है। आखिर इसमें तो एक तर्कसंगत नियम बनना ही चाहिए। असल में ये जो 5 क्राइटेरिया जो बने हुए हैं ना, तो इस 5 क्राइटेरिया में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। तो संसद इसमें बदलाव कर सकती है, वो तो पार्लियामेंट को सोचना है। पार्लियामेंट को हम तो यही भी तक कहते हैं कि आज के समय में जिस तरह से मरंगम जयपाल सिंह मुंडा ने मांग किया था कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए आदिवासी शब्द को छोड़कर दूसरा शब्द नहीं होना चाहिए। संविधान का ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका आर्टिकल 13 सब क्लॉज 5 में ओरिजिनल और आदिवासी शब्द था, उसको फिर से रिस्टेट कीजिए और जो आदिवासी और ओरिजिनल का डिफिनेशन तय कीजिए, और उस डिफिनेशन में जितने लोग सेट होते हैं उसको डालिए। स्पष्ट से बात, तब आप तैयार होंगे। बिल्कुल, अगर उस डिफिनेशन में सेट होगा लोग तो क्यों विरोध करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि आदिवासी शब्द को रिस्टेट कीजिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने पूरे देश का स्तर पर एक कमेटी बने, सबका डीएनए टेस्ट हो। मैं आपको बोलता हूं कि पूरे देश में अगर ब्राह्मण पूरे देश में कहीं भी जाए वो ब्राह्मण ही है, वो हर जगह पूजा करेगा, करता है, तो आदिवासी पूरे देश में जाएगा तो आदिवासी क्यों नहीं होगा? तो ये इनजस्टिस लगता है एकदम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक क्राइटेरिया बनना चाहिए और उसका जो आधार चाहे या 4 आधार बेसिकली होता है हिस्ट्री के लिए, जिसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, आपको जो है कि एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस है, आपका लिंग्विस्टिक एविडेंस है, और चौथा डीएनए।
इतना चीज में जो भी फिट आएगा आदिवासी का आ रहा है उसको डालिए। फर्स्ट प्रायोरिटी डीएनए को क्यों नहीं दिया जाए? सारी चीजें बदल नहीं, सकती है। डीएनए एक ही डीएनए कहाँ से देखिए, बदलेगा? डीएनए का क्या है, मिक्स हो सकता है। डीएनए आज के समय में कोई नहीं कह सकता है मेरा डीएनए प्योर है। प्योरिटी पर बात नहीं सभी कर रहा। का डीएनए कोई ये नहीं बता सकता है। वो इतना ही बता सकता है डीएनए कि आप किसके वंशज हैं। हाँ, वंशज किसके? हाँ, तो इसीलिए एक चीज को सिर्फ नहीं, इसलिए ये चारों चीजों को, चूंकि क्या होगा, मान लीजिए आज की तारीख में एग्जाम्पल के लिए कोई बोलता है, जैसे कुर्मी महतो ही बोल रहे हैं कि हमारा डीएनए उंग के साथ मिल रहा है। मान लीजिए हमारा 65,000 है, हम सबसे पहले यहाँ बसे हैं, तो अगर हम सबसे पहले बसे हैं तो डीएनए से तो प्रूफ नहीं होगा ना। आपको तो फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खोजना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक डालना पड़ेगा, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस भी लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये चारों चीजों को एक जगह लाइए, टेस्ट करिए और डेफिनेशन चेंज करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासी शब्द डालिए और जो उसमें फिक्स होता है उसको डालिए, जो नहीं होता है उसको बाहर कीजिए, खत्म कहानी। तो ये थे हमारे साथ गलेरसन डुंगडुंग जी, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस बात को रेखांकित किया कि कैसे कुर्मी सहित दूसरे जो जनजाति समाज है, जो आदिवासी होने का दावा करते हैं, हम लोग का बेहतरीन बड़ी रैली में नहीं आना है, दाखिल करने का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन लोकुर कितना हो हल्ला हो रहा है, मौजूदा बड़े बदलाव की जरूरत होगी और आदिवासियत की पहचान के लिए नए पैमाने की खोज करने पड़ेंगे। और इसके साथ ही पूरे देश में आदिवासी समाज की एक ही पहचान रहे। राज बदलने से उसका नस्ल तो नहीं बदलता, इस पर विचार करने की जरूरत है। हालांकि कल निश्चित रूप से आदिवासी समाज अपने परंपरागत हथियारों के साथ, अपने परंपरागत जीवन शैली के झांकियों के साथ मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। देखना होगा उसमें कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ता है।